नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर निचले स्तरों से कुछ खरीदारी जरूर लौटती हुई नजर आई है। चांदी में स्पेशली करीबन 3-3.5% की तेजी थी, तो सोने में हमने हल्की सी बढ़त यहां पर भी 5100 के ऊपर के लेवल्स फिर बने हैं। जहां तक कच्चे तेल की बात है, मुनाफा वसूली के साथ कारोबार है। कल दिन की शुरुआत 22% की बढ़त के साथ हुई थी, आज 10% की गिरावट के साथ। तो क्लियरली वॉलेटाइल मूव्स यहां पर लगातार जारी हैं। इन सभी क्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट एंड मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। किशोर, सबसे पहले क्रूड ऑयल प्राइसेस पर और जिस तरह की वॉलेटाइल मूव्स हमने आते हुए देखी हैं, इवन एज यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सकारात्मक स्टेटमेंट, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है, चाहे वो वेवर को लेकर है या इस बात को कि ईरान वॉर नियर कंप्लीशन है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑन ग्राउंड कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं बदला है। किस तरह से आप करंट वॉलेटिलिटी और करंट सिनेरियो देखते हैं? Manisha, I think it is not right to make sense out of these things because अगर कल का अगर बात करें तो ओवरऑल दिन में 3 बार 10% का मूव देखा गया है कि 2 बार अपसाइड, 1 बार डाउनसाइड। आई थिंक इट्स अ ह्यूज दिस थिंग एंड वेरी हेडलाइन ड्रिवन स्पेस है। इसमें आपको बहुत ज्यादा एनालाइज करने के लिए नहीं मिलेगा। इट्स typical nimble reaction of the market to the headline news. And आज भी यहाँ पे I think it's more rather than end of the war का जो declaration या जो conflict end होगा उस हिसाब से ज़्यादा इसमें correction देखा नहीं है। It's more like SPR रिलीज, स्पेशली अगर पेट्रोलियम रिजर्व से अगर क्रूड रिलीज हो जाता है G7 से। सेकंड इज दैट कि सम ईजिंग ऑफ सैंक्शंस और ईजिंग ऑफ ऑयल रिलेटेड दिस थिंग, अगर इंडिया को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है कि भाई आप रशियन क्रूड खरीद सकते हैं, तो थोड़ा मार्केट्स जो दैट एडिशनल ब्लॉकेट्स जो है वो हट गया है। उसके वजह से जो है जो मार्केट्स वर एक्सपेक्टिंग दैट कि 130, 140, 150 तक जा सकता है, उसके बदले में एक्चुअली क्या है कि नहीं नहीं, आई थिंक देयर आर अदर काउंटर मेजर्स व्हिच आर ट्राइंग टू एड्रेस द करंट शॉर्टेज ऑफ फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो उसके वजह से अगेन द मार्केट हैज एन ओवर रिएक्शन ऑफ दैट, आई थिंक। सो समवेयर दे शुड स्टेबलाइज अराउंड $90 to $100 इज ए स्टेबलाइज्ड मार्केट मेरे हिसाब से। Again, it depends on ki new leadership in Iran, how they will take it forward, whether they will offer some talks. All these things will matter. So it's extremely difficult space to analyze at this point of time. किशोर, आपने G7 का कहा, उनकी भी अभी बातचीत जारी है। उन्होंने कहा है कि वी स्टैंड बिहाइंड, लेकिन क्या क्वांटिटी, क्या टाइमलाइन, दैट इज द प्रॉब्लम। जैसे आप कहेंगे कि जो भी स्टेटमेंट्स एज ऑफ नाउ मार्केट्स में आ रही हैं, उसमें कोई भी क्वांटिटी, कोई भी टाइमलाइन, कोई भी एग्जीक्यूशन प्लान नहीं है, इसीलिए शायद क्रूड में इतनी सारी मूवमेंट है। हैविंग सेड दैट, जिस तरह के, जैसे आपने कहा, कल दिन में 3 बार 10% के मूव्स देखने को मिले, इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए क्या राय है? क्या वो बाजार में आए, साइडलाइंस पे रहें, क्या करें? आई थिंक अच्छी बात यह है कि इंडियन मार्केट्स में ऑप्शंस एक्सट्रीमली लिक्विड है क्रूड का। सो you have to if you are a trader in commodity markets today, especially crude में, तो आप एक स्ट्रक्चर्स के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, आप स्ट्रेटजीज के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। आप अगर आपके पास अगर आप बाइंग करके इसमें आप अंडरलाइंग जो फंडामेंटल्स है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है वहां तक आपको डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है, तो आप एक्चुअली एक एक फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉम्बिनेशन में ये कहीं ना कहीं आप स्ट्रेटजीज के थ्रू काम करना, डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्ट करके रखना बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो इफ इट इज पॉसिबल देन आपको इधर इट इज लाइक यू प्ले द वॉलेटिलिटी rather than डायरेक्शन। सो मैं ये मान के चलता हूँ कि दोनों साइड आपको वॉलेटिलिटी है, तो आप जस्ट यू बाय द वॉलेटिलिटी, इट्स अ सिंपलेस्ट थिंग, एंड देन यू प्ले द वॉलेटिलिटी rather than anything else. पॉइंट टेकन। किशोर, मेटल्स में क्या सिनारियो है? क्योंकि पिछला पूरा हफ्ता गिरावट के साथ कारोबार था, एल्यूमिनियम में तेजी थी, उसमें आज भी तेजी है, लेकिन बाकी मेटल्स में भी एक स्लाइट सा रिबाउंड हमने आता हुआ देखा है। जिंक फॉर एग्जांपल ओवरनाइट यहाँ पर बढ़ा है, आयरन और स्टील में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, गोल्ड सिल्वर में एक सपोर्ट है, डॉलर में डिक्लाइन का एक फायदा तो है ही। बाकी क्या देखते हैं आप मेटल्स में एज अ ट्रेडिंग आइडिया? I think base metals में again Chinese import export numbers are surprisingly good actually. अगर last quarter का अगर देखें तो I think both
came import numbers as well as export numbers both have significantly सरप्राइजिंग 20% के आसपास आ गया है जो ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स टुगेदर बट दीज नंबर्स आर बिफोर द वॉर हैज बीन स्टार्टेड सो आई थिंक गल्फ वॉर के बाद आगे क्या होगा देखना चाहिए बट आई थिंक एल्यूमिनियम एज ए सेड इट्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव इट्स ए एनर्जी इंटेंसिव कमोडिटी जहां पे भी आपको एनर्जी क्राइसिस है टिपिकली एल्यूमिनियम के थ्रू पास हो जाता है सो इवन अभी एक बेसिकली नॉर्स्क प्लांट में फोर्स मेजर डिक्लेयर हुआ है थोड़ा बहुत फिजिकल सप्लाई स्क्वीज है वहां पे तो 328 से लेके 335 के आसपास तक आपको थोड़ा रेसिस्टेंसेस है यहाँ पे तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर 318-20 के आसपास मिलता है तो वहां पे खरीदारी करना चाहिए सो बाय ऑन डिप्स इज ए बेटर स्ट्रेटजी फॉर एल्यूमिनियम आप अपसाइड टारगेट्स 335 तक भी रख सकते हैं बट 318-319 के आसपास जो है वो बेटर एंट्री लेवल्स होगा एंड फाइनली सिल्वर में क्या करने की राय देंगे किशोर? सॉरी कैन यू रिपीट दैट? सिल्वर आई थिंक सिल्वर थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव्स कम दिखेंगे सी जो काफ़ी लोग हम पूछ रहे थे कि भाई पिछले आप हमेशा बोलते हैं कि वॉर इज इक्वल टू बुलिशनेस इन प्रेशियस मेटल्स बट अभी वॉर डिक्लेयर हुआ इतना बड़ा वॉर हो रहा है बट एक्चुअली गोल्ड सिल्वर में मूवमेंट नहीं है आज एक्चुअली वॉर एंड का डिक्लेरेशन आ रहा है या वॉर एंड करने का जो इंडिकेशन आ रहा है तो आज एक्चुअली गोल्ड सिल्वर बढ़ गया सो एक्चुअली टिपिकली इट्स मोर रिलेटेड टू कैश सो जब भी जो वॉर डिक्लेयर हुआ था या अनसर्टेन इवेंट हुआ था there was significant demand for cash across the world. The cash is dollar actually. So dollar का जो strength है, dollar index में strength है, because everybody wanted to move to the dollar. So वहाँ पे आपको because of the dollar strength आपको दोनों gold silver में जो weakness दिखा था and आज again dollar का जो है strength थोड़ा सा कमजोर होने का है because once the war ends again you come back to the normal things and then dollar is not that king of in a good time. So basically that's what we are trying to see. But शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज है एंड आपको ऊपर में आई थिंक 2,85,000 2,90,000 के आसपास का जो रेंज है नीचे में 260 265 आई थिंक ये रेंज के बीच में मेरे हिसाब से एक महीना के आसपास इसमें ट्रेड करना चाहिए। जाते जाते किशोर एक फाइनल सवाल यहाँ पर रुपए में जहाँ पर बाकी सब मार्केट्स के साथ साथ एक अच्छी ओपनिंग हमने रुपये में भी आते हुए देखी थी लेकिन खुलते के साथ ही यहाँ पर 92 के लेवल्स फिर से क्रॉस होते हुए नजर आए हैं 0.25% की गिरावट के साथ रुपए में फिलहाल कारोबार यहाँ पर क्या रेंज बनती हुई नजर आएगी इस फाइनेंशियल ईयर एंड तक और फिर जितना फोर्सिएबल फ्यूचर आप देख सकते हैं? I think rupee is struggling in two phenomenals. One is that energy imports है because we are a highly oil dependent energy import dependent country है तो वहाँ पे actually एक बड़ा सा जो झटका लगा है सो वो छोड़ के बाकी एक्चुअली क्या है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन और एआई रेवोल्यूशन का हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट अप एंड देन हाउ द इन्वेस्टमेंट्स हैव टू गो थ्रू एंड ब्रॉड इक्विटी मार्केट्स में फ्लोस अगेन फरवरी के बाद मार्च थोड़ा सा खराब फ्लोस दिख रहे हैं सो ये सारे फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हुए दिख रहे हैं मेरे हिसाब से 9280 इज अ शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस विच वी आर सीइंग प्रॉब्ली 9280 के ऊपर शॉर्ट टर्म में एक बार के लिए रुक जाना चाहिए probably we might actually appreciate towards 91.5. I think I'm slightly more positive at this point of time rather than negative. 91.5 maybe 91 तक भी इसमें appreciate हो सकता है 9280 is going to be bottom. पॉइंट टेकन। किशोर बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली बाजार में अभी भी काफ़ी सारी अनसर्टनिटी है लेकिन एक बहुत वैलिड पॉइंट जो किशोर ने यहाँ बनाया वो ये कि डाउनसाइड कच्चे तेल में यहाँ पर लिमिटेड है जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर नहीं खुल जाता तो वो एक चीज़ वहाँ पर आपको देखनी है। ऑफकोर्स साथ ही साथ एल्यूमिनियम यहाँ पर पॉजिटिव है, चांदी में खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और रुपए का तो ऑफकोर्स उन्होंने रेंज दिया ही कि 9280 और 91 के बीच में कारोबार रह सकता है। लेकिन बात यहाँ पर थोड़ी सी और सोने चांदी की करते हैं और जो किशोर ने यहाँ पर पॉइंट बनाया कि कैश की ज़रूरत थी वॉर के टाइम पर तो लोगों ने सोना चांदी बेचा। अब जैसे जैसे वॉर खत्म होने की बात की जा रही है हमने डिमांड यहां पर फिर से गोल्ड सिल्वर के लिए बनते हुए देखी है। हर्षल, जिस तरह की मूवमेंट्स यहां पर अब बाजार में बनती हुई नजर आ रही हैं गिवन द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स में भी हल्की सी गिरावट है, शायद उसका भी फायदा सोने चांदी के लिए है। ओवरऑल क्यूज आप कैसे रीड कर रहे हैं?
गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक जैसे किशोर ने भी मेंशन किया, ब्रॉडली मार्केट्स की जो अभी फिलहाल एक्सपेक्टेशन है कि बहुत एक्सट्रीम वर्जन इस वॉर का नहीं आएगा। कल भी हमने जैसा कि देखा कि क्रूड में इतने स्पाइक होने के बाद वर्बल इंटरवेंशन शुरू हो गए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी है, उनके मिड टर्म इलेक्शंस भी है। तो कहीं ना कहीं ब्रॉडली मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब नहीं होने देंगे डोनाल्ड ट्रम्प। सो हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक रेंज बाउंड फिलहाल रहे हैं, और जब भी थोड़ा रिस्क अवर्जन आया मार्केट्स में तो वो मार्जिन कॉल ड्रिवन हमने सेल ऑफ्स देखे हैं। लेकिन अगर अब ये सिनेरियो ईज होता है तो मार्केट में स्लाइटली पॉजिटिव रिएक्शन देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक मोड जो है कंसोलिडेशन का डेफिनेटली है। अब वेट एंड वॉच इस चीज का करना है कि यूएस में कोई स्टैग्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्ड होता है कि नहीं, अज्यूमिंग के एनर्जी प्राइसेस एलिवेटेड रहे। हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट नंबर्स अब स्लो आ रहे हैं, तो अगर वो सिनारियो अगर डेवलप होता है तो फिर वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। आई अंडरस्टैंड कि मेटल फोकस हैज बीन बुलिश गोल्ड सिल्वर के लिहाज से साल के अंत तक। क्या वो लेवल्स आप कॉन्स्टेंटली होल्ड कर रहे हैं अभी भी? जी बिल्कुल मनीषा। आई थिंक जैसे मैंने कहा कि इसमें दो फैक्टर्स है कि एक तो एक स्टैग्फ्लेशनरी अगर आउटकम आता है तो वो कैटलिस्ट प्रूव होगा, और अदरवाइज अगर ये सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है तो यूएस में रेट कट्स का जो माहौल है और जो बैकग्राउंड है रेट कट्स के लिए वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। और अदर देन दैट आई थिंक ये अनसर्टेनिटी वॉर रिलेटेड असाइड, बाद में फिर ट्रेड अनसर्टेनिटीज पे वापस मार्केट को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अभी भी वो जो ट्रेड टैरिफ्स का जो है रेजोल्यूशन भी परमानेंट आया नहीं है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड फिर एक अनसर्टेनिटी मार्केट में आएगी। तो हमें जो बैकग्राउंड है अभी भी पॉजिटिव ही लगता है, तो हमारे आउटलुक में फिलहाल कोई भी चेंज नहीं। इंडियन डिमांड आप कैसी देखते हैं हर्षल? बिकॉज हम जानते हैं कि जनवरी के महीने में यहाँ पर चॉपिनेस थी, फेब अगेन मार्केट्स ने यहाँ पर थोड़ी सी डिमांड आते हुए देखी थी। मार्च जिस तरह से शुरू हुआ है, फेब जिस तरह से एंड हुआ है, आप कहेंगे कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पर, चाहे वो सोना डायमंड चांदी का ट्रेड दुबई से इंडिया है या फिर इंडिया खुद की डोमेस्टिक डिमांड हो? आई थिंक डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से डिमांड डेफिनेटली स्लो है। आई थिंक जनवरी में जो स्पाइक था उसमें भी बहुत सारा आर्बिट्राज ड्रिवन डिमांड था, क्योंकि एमसीएक्स के स्प्रेड्स जो एनुअलाइज थे वो इतने पॉजिटिव थे, और ईटीएफ्स में स्ट्रॉन्ग डिमांड थी जनवरी में। लेकिन उसके बाद जितनी हमारी बात हो रही है फरवरी मार्च में सॉफ्ट है इंडियन डिमांड फिलहाल। कंसिस्टेंटली एक डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। लेट फरवरी में बिफोर द वॉर तो डिस्काउंट काफी ज्यादा थे, 70-80 इवन $100 पर्टिकुलर दिन पे हिट किए थे। फिलहाल $20 के आसपास डिस्काउंट है, और उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो फ्लो डिसरप्टेड है मिडिल ईस्ट से फ्लाइट डिसरप्शन की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो डिस्काउंट थोड़े हमें ईज होते हुए दिखे। बट ओवरऑल डिमांड में कहूंगा कि सॉफ्ट है इंडिया में। हर्षल, साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है आगे जाते हुए कि जहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिमांड बेहतर है, ज्वेलरी थोड़ा सा यहाँ पर हिट ले सकती है। क्या वो सिनेरियो अभी भी चालू है, जारी है? जी 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 बिल्कुल। आई थिंक ज्वेलरी में हमने एक शॉर्ट टर्म थोड़ा अपटिक देखा था जब प्राइस करेक्ट की थी लेट जनवरी अर्ली फरवरी में। उसके बाद तो अब शादियों की सीजन की भी बाइंग कंप्लीट हो चुकी है, तो ज्वेलरी मार्केट हम कहेंगे कि अपने नॉर्मल लेवल से अभी भी 20 से 30% नीचे ही चल रहा है। और इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा कि स्टेबल है रिलेटिवली। कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट बाइंग फिलहाल नहीं हो रही है मार्केट में। बट ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं लास्ट ईयर की जो पेस थी उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिमांड फिलहाल इंडिया में कंटिन्यू है। सिल्वर पे क्या कहेंगे हर्षल? क्योंकि यहाँ पर वॉल्टिलिटी ज़्यादा है। आज भी हम देख रहे हैं कि सोना 2% ऊपर है तो चांदी में करीब 5% की तेज़ी है। $100 क्या एक नियर टर्म अब रेजिस्टेंस है? कैसे देखेंगे यहाँ पर प्राइसेस को? इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर तो अब और भी चिंताएं हैं, जिस तरह से हम स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, चाहे फिर वो यूएस से है, मिडल ईस्ट से है, यूरोप से है, इन दैट सेंस। जी तो सिल्वर डेफिनेटली ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। हमारा $100 डेफिनेटली $100 क्रॉस करता हूँ देखते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। बट शॉर्ट टर्म में जैसे आपने कहा कि 100 डेफिनेटली एक मेजर रेजिस्टेंस है, और ओवरऑल रिस्क सेंटिमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सिल्वर एट टाइम्स एक रिस्क एसेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर हम ब्रॉडर मार्केट में अगर सॉफ्टनेस देखते हैं तो सिल्वर में वो प्रेशर डेफिनेटली रहेगा। बट फिलहाल हमारी एक्सपेक्टेशन है कि दोनों गोल्ड एंड सिल्वर फॉर द टाइम बीइंग आर इन द कंसोलिडेशन फेज। जैसा कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो रूरल एरियाज हैं वो सिल्वर की खरीदारी करते हैं, क्या वहाँ से भी गिरावट देखने को मिली है? अर्बन में तो दोनों जगह गिरावट है ही। जी बिल्कुल।
बिल्कुल आई थिंक सिल्वर में जो भी डिमांड है, अगर मैं कहूँगा लास्ट अक्टूबर ऑनवर्ड्स प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्टमेंट डिमांड है इंडिया में. ज्वेलरी सिल्वरवेयर डिमांड बहुत ज्यादा वीक है गिवन द प्राइस वेयर इट इज. तो उसमें बहुत सारी लाइट वेटिंग भी हो रही है, कटबैक्स भी हो रही है आउटराइट परचेजेस में. तो सिल्वर वेयर और सिल्वर ज्वेलरी ये दोनों डिमांड सॉफ्ट है. इन्वेस्टमेंट ये एक जो पिलर है फिलहाल जो इंडिया में सिल्वर डिमांड को होल्ड कर रहा है. ऑलराइट, बहुत शुक्रिया हर्षल. साथ जुड़ने के लिए. तो क्लियरली जहां तक डिमांड की बात है गिरावट देखने को मिली है, फिर चाहे वो कंजम्पशन है, ज्वेलरी है, रूरल डिमांड है जो चांदी में अच्छी खासी देखने को मिलती है. लेकिन एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी दोनों ने ही बोली है, किशोर ने भी और हर्षल ने भी, कि नियर टर्म कंसोलिडेशन है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल बुल रन जारी है. बाय ईयर एंड हम शायद हायर प्राइसेस यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर में आता हुआ देखेंगे. एक नेचुरल गैस के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे, क्योंकि जिस तरह की गिरावट हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है उसका इम्पैक्ट नेचुरल गैस पर भी है. कल अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक 20% की बढ़त अगर यहाँ पर क्रूड के प्राइसेस में थी, तो नेचुरल गैस करीबन 6 से 8% तक चढ़ा हुआ था. लेकिन मुनाफा वसूली आज यहाँ पर भी देखने को मिली है, और सिर्फ नेचुरल गैस नहीं, हीटिंग ऑयल में करीबन 4% की गिरावट है, गैसोलीन डीजल में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है. तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफ़ी हद तक मुनाफा वसूली अक्रॉस बोर्ड यहाँ पर आती हुई. जहाँ तक कोल की बात है, 13 हफ्ते के हाइस पर यहाँ कारोबार है. आयरन ओर के प्राइसेस यहाँ पर 6 हफ्ते के हाइस पर कारोबार कर रहे हैं. तो मेटल्स में एक सपोर्ट यहाँ पर डेफिनेटली लौटता हुआ नजर आया है. जहां तक एग्रीकल्चर की बात है, यहाँ पर भी सपोर्ट है. पाम ऑयल 6 हफ्ते के हाइस पर है, चावल 1 महीने के हाइस पर कारोबार कर रहा है. तो जो भी एग्रीकल्चर ट्रेड यूएस रादर इंडिया और ईरान के बीच में है, जो कमोडिटीज वहां पे फंसती हैं, वहां पर भी हमने एक बढ़त आते हुए देखी है. तो कमोडिटी बाजार कंटिन्यूज टू बी वेरी वेरी वॉलेटाइल. लेकिन इसी के इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट. स्वागत है आपका बॉन्ड स्ट्रीट में. और आपको याद दिला दें कि ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह के ट्रेंड्स हैं, ज़्यादातर ग्लोबल बॉन्ड्स में यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली है. और काफ़ी हद तक भारतीय बाजार भी इससे आइसोलेटेड नहीं रहे हैं, जहाँ पर लगातार पिछले कई सेशंस में हमने गिरावट के साथ काम होता हुआ देखा. आज ऑफ कोर्स थोड़ी सी स्टेबिलिटी बॉन्ड मार्केट्स में ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन आपको याद दिला दें कि अभी भी हम आउट ऑफ द वुड्स नहीं हैं, क्योंकि कच्चे तेल में अच्छी खासी उठापटक अभी भी बरकरार है. हमारी शुरुआत ज़रूर यहाँ पर 10% की गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन कच्चा तेल अब उसके बाद $90 के ऊपर फिर से कारोबार करता हुआ नजर आया है. ऑफशोर और घरेलू दोनों बाजारों में हमने देखा है कि आरबीआई की तरफ से यहाँ पर इंटरवेंशन होती हुई नजर आई है. आरबीआई ने फ्राइडे को ही कहा था कि वो ओपन मार्केट्स में 1 लाख करोड़ के बॉन्ड्स का खरीद करेंगी इसी महीने में. बाजार अगर हम बॉन्ड ओवरऑल मार्केट्स देखें तो ये रुपए को संभालने की कोशिशों के तहत किया जा रहा है. काफ़ी हद तक बाजार में लिक्विडिटी लाने के लिए और बाजारों को काम रखने के लिए आरबीआई की तरफ से ये कोशिशें होती हुई नजर आई हैं. साथ ही साथ इंटरेस्टिंगली रुपए को भी यहाँ पर देखना होगा, जहाँ पर आज हम खुले तो अच्छे खासे थे, लेकिन उसके बाद 92 के लेवल्स यहाँ पर फिर से निकलते हुए नजर आए हैं. यानी कि अभी भी कंसर्न्स यहाँ पर बाजार में जारी हैं. साथ ही साथ ये टेबल आपको दिखाता है कि प्राइवेट मार्केट में जिस तरह की बॉन्ड इशुएंसेस हैं वो इस हफ्ते कैसी नजर आ सकती हैं. तो किसेत्सु साइसन फाइनेंस है जो कि 300 करोड़ के लिए बाजार में है 11 अप्रैल 2028 के बॉन्ड के साथ. इसकी बिडिंग आज ही है. नम्रा फाइनेंस 150 करोड़ जुटाने की कोशिश में है 11 सितंबर 2028 के बॉन्ड के द्वारा. साथ ही साथ ई कैप इक्विटीज भी है जो 270 करोड़ की इशुएंसेस लेके आ रहे हैं. ये 23 अप्रैल 2029 के बॉन्ड के द्वारा किया जा रहा है. ये सारी की सारी इशुएंसेस बाजार में आज के लिए हैं. साथ ही साथ कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए तो 250 करोड़ ये भी जुटाना चाहते हैं 10 साल के बॉन्ड्स के जरिए. रेपको होम फाइनेंस यहाँ पर 125 करोड़ जुटाना चाहते हैं. ये 3 साल के बॉन्ड्स लेकर आ रहे हैं इशुएंसेस के लिए. साथ ही साथ अगर हम NCDs देखें और यहाँ पर ये जो कंपनीज हैं, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल 750 करोड़ जुटाना चाहते हैं. प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स NCDs के जरिए 2000 करोड़ जुटाने की फिराक में हैं. साथ ही साथ हमने बोर्ड अप्रूवल आता हुआ देखा है JSW स्टील के लिए. वो जुटाना चाहते हैं 5000 करोड़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के द्वारा. बोर्ड अप्रूवल्स यहाँ पर टोरेंट पावर के लिए भी आए हैं 3000 करोड़ के लिए. एक्सिस बैंक का भी बोर्ड अप्रूवल आया है, यहाँ पर 35,000 करोड़ ये भी जुटाना चाहते हैं और इसके भी इशुएंसेस हमने इसी हफ्ते आने हुए देखेंगे. साथ ही साथ अगर स्टेट्स की तरफ से देखें या बैंक्स की तरफ से देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंफ्रा बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ जुटाने की कोशिश में है और इसकी इशुएंसेस भी इसी हफ्ते में है. थर्सडे फ्राइडे में ये भी आ जाएगा. CNBC आवाज इन इंडिया